प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और प्रतिरोध का जैसे मतलब होता है रुकावट, तो विद्युत प्रतिरोध भी वही होता है, विद्युत के मार्ग में रुकावट। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध देखिए क्या है। सपोज ये आपका कोई चालक है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमने एक बैटरी के द्वारा करंट इसमें दी है, धारा दी है, आई करंट इसमें प्रवाहित करवाई है। तो ये जब धारा इसमें प्रवाहित होती है तो ये जो कंडक्टर है ये धारा को प्रवाह होने में कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, उसमें बीच में बाधा डालता है। और यही जो धारा के मार्ग में रुकावट होती है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए होंगे। तो किसी चालक द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो मात्रक होता है आपको पता ही है, ओम इसका मात्रक होता है और इसको इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसको ये साइन बनाया है मैंने, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसको दूसरा मात्रक इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। तो वोल्ट पर मीटर बोलते हैं या ओम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, अब देखिए विद्युत प्रतिरोध आया कहाँ से, ये टर्म क्या चीज़ होती है। तो आप सब ने ओम्स का नियम पढ़ा है, ये भी कक्षा 10 में ओम का नियम पढ़ा है। तो ओम के नियम से आप सब भली भांति परिचित हैं। तो ओम का नियम अब हम आपको बताने जा रहे हैं। विद्युत प्रतिरोध आप समझ गए होंगे कि धारा के मार्ग में जो भी रुकावट आती है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ओम का नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर हम इसका ओम के नियम का डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे आपको। तो ओम का नियम क्या होता है इसे समझिए। ओम्स लॉ बोलते हैं। देखिए ओम का जो नियम है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओम एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये नियम दिया। इसमें जो सबसे मस्ट कंडीशन इन्होंने बताई ओम के नियम में, क्या बताई कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना, क्या चीज़ है सबसे पहले, जो चालक की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशन, चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना, ये मेन चीज़ है। ठीक है, जब भी ओम का नियम लिखना है तो ये चीज़ें लिखनी, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखी और डायरेक्ट ओम का नियम लिख दिया तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना लिखना बहुत ज़रूरी है। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है आपको पता ही है। जो आपका टेम्परेचर होता है, ताप हो गया, दाब हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, ताप हो गया, दाब हो गया, आपका घनत्व हो गया, जैसे कि डेंसिटी जिसको बोलते हैं, घनत्व। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको बिना परिवर्तित किए, जैसे कि अगर हम किसी चालक के बारे में बात करें, ये चालक है, तो इस चालक में अगर हमने क्या है, वी वोल्टेज का सोर्स लगाया है। ठीक है, विभवांतर डेल्टा वी है या वी वोल्टेज का सोर्स लगाया है उस वोल्टेज का, और उसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कंडक्टर है इसका ताप निश्चित होना चाहिए, इसका दाब जिस दाब में ये है उसमें रहना चाहिए, इसका घनत्व निश्चित होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, ये सारी चीज़ें इस कंडक्टर की निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, तो चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना क्या होगा, वो उसके सिरों पर, ठीक है, चालक है ये, चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक है, उसके संगत, उसमें संगत प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब है डेल्टा वी जो हम इसमें वोल्टेज लगा रहे हैं, विभवांतर जो लगा रहे हैं डेल्टा वी, वो समानुपाती होता है धारा के। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना, मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, ऐसी चीज़ें ना बदले जाएं। ठीक है, जब इनको ना बदलें
तो क्या होगा, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, जितना हम विभवांतर आरोपित कर रहे हैं चालक के सिरों में, वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, डेल्टा वी समानुपाती आई। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी समानुपाती का निशान हटता है तो बराबर का निशान आएगा, और बराबर का निशान के बाद एक कांस्टेंट राशि आती है जिसको आर बोलते हैं, और आर वही चीज़ है जो हमने आपको बताया ऊपर, प्रतिरोध। तो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर या आर आई आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल भाषा में अगर वी आपका वोल्टेज है तो वी इक्वल टू आई आर आपको बार बार देखने को मिलेगा कि विद्युत वोल्टेज हो गया विभवांतर, आई हो गया धारा, और आर हो गया प्रतिरोध। तो ये वी आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ये एक ओम का नियम है और बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। हर बार हर न्यूमेरिकल में इसको बार बार देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ओम का नियम। एक बार दोबारा से जान लीजिए क्या है। ये कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किए बिना, भौतिक अवस्था आप समझ गए होंगे, फिजिकल कंडीशन, जैसे उसका टेम्परेचर ना बदले, उसका प्रेशर ना बदले, उसका घनत्व ना बदले, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ना बदलें, तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। डेल्टा वी समानुपाती आई, डेल्टा वी इक्वल टू आर आई। आर आपका कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, आर को क्या बोला, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध आपको पता ही है, मैंने बताया प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध बताया था धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है वो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओम के नियम में आपको बता दिया। वी इक्वल टू आई आर हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये ओम का नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हमने पीछे अनुगमन वेग पढ़ा, हमने पीछे अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध पढ़ा, तो उससे ही हम ओम के नियम की उत्पत्ति अब करेंगे। तो देखिए, पेपर में पूछा भी जाता है कि अनुगमन वेग से ओम के नियम को सिद्ध करो। ठीक है, तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन अब हम करेंगे। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का अब हम निगमन करेंगे। देखिए, जब हमने अनुगमन वेग पढ़ा था तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, और वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध भी बताया था। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक वही है, चालक है, और इस चालक की लंबाई जो है वो एल है। ठीक है, एल लंबाई का एक चालक हो गया, और इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया ए हो गया। कहीं पे भी हम क्षेत्रफल लें वो ए ही होगा। तो अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का निगमन करने के लिए हमने एक चालक मान लिया, और इस चालक की लेंथ एल मान ली। इसके जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो क्या कर दिया, ए मान लिया। ठीक है, अब क्या करा, मान लो इस चालक के सिरों के बीच आपने वी वोल्टेज स्थापित किया, मतलब वही बैटरी लगाई, वी वोल्टेज स्थापित किया, और जब वी वोल्टेज स्थापित किया तो इस चालक में वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लग गई। ठीक है, वी वोल्टेज स्थापित करने पे इसमें क्या हुआ, आई धारा बहने लग गई। और आपको पता है कि भाई जब हम जैसी वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग आपको पता ही है वी होता है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो वो उसका अनुगमन वेग होता है। ठीक है, तो अनुगमन वेग वी मान लिया। बाकी ये सारी चीज़ें आपको बताई। चालक लिया, चालक में विद्युत एल लंबाई का चालक है, उसका क्षेत्रफल ए है, और चालक के सिरों के बीच वी वोल्टेज स्थापित करने पे उसमें आई करंट बहने लग गई। ठीक है, वी उसका अनुगमन वेग हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए, आपको पता है विद्युत धारा के बारे में क्या होता है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध आपको बहुत आसानी से और आपने निकाला भी है। ठीक है, तो क्या पता है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध
हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया था और डेरिवेशन करके आपको पता है क्या आया था, आई बराबर NE/AV/D, जहाँ VD क्या है, अनुगमन वेग है। प्रत्येक चीज़ के बारे में हमें पता है। देखिए n क्या है, स्मॉल n क्या था बताएंगे। देखिए लिखना पड़ेगा, ये आपको जानना भी पड़ेगा। स्मॉल n को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन ऐसी संख्या नहीं है, किस में संख्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में। मतलब जो ये हमारा चालक है, इस चालक के प्रति एकांक आयतन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ पे है, चालक के प्रति एकांक आयतन में। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ई आपको पता ही है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ये फिक्स रहता है। ए आपको मैंने बताया ही ऊपर अभी, ए के बारे में आपको बताया, ये जो हमने चालक लिया इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है, और VD आपको पता है अनुगमन वेग है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो आपने पीछे पढ़ी थी, दोबारा से मैंने रिवाइंड करा दी कि n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के प्रति एकांक आयतन में, और ई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। ठीक है, ये हमने मान ली समीकरण नंबर 1। ठीक है, मेन चीज़ हमें ओम के नियम तक पहुंचना है। तो क्या करना है, अब हमें VD का मान पता है। हमने पिछले डेरिवेशन में VD का मान भी निकाला था, जब हमने अनुगमन वेग और पर वैद्युत क्षेत्र की अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता आपस में बताया था आपको। तो क्या निकला था, VD इजिकल टू, फॉर्मूला आपको पता था, देखो ऐसे आया था, VD इजिकल टू माइनस का ई टॉ अपॉन m इंटू वैक्टर ई। ये आप पीछे जो भी पढ़ाया था उससे देख सकते हैं। VD इजिकल टू माइनस ई टॉ अपॉन m इंटू वैक्टर ई। माइनस इसलिए लगाते हैं कि VD और E दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंपल लिखें तो VD इजिकल टू सिंपल लिख सकते हैं ई टॉ अपॉन m इंटू ई, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखें। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ और पता है, क्या चीज़ पता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर के बीच में संबंध हमने बहुत बार पढ़ा है। L लंबाई का अगर चालक है तो E जो होता है वो VD के बराबर होता है। E इजिकल टू V अपॉन L, ये हमने पढ़ा है। V इजिकल टू EL के बराबर होता है, और E इजिकल टू V अपॉन L के बराबर हमने अनेकों बार पीछे नंबर 1 चैप्टर में पढ़ा था। E इजिकल टू V अपॉन L, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर के बीच संबंध बहुत बार पढ़े थे। तो हम ये E का मान यहाँ रख देंगे, तो VD इजिकल टू कितना आ जाएगा, ई टॉ अपॉन m, साथ में V अपॉन L आ जाएगा। ठीक है, ई टॉ V अपॉन ml, ये हमारा VD का मान आ गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आपको चलो यहीं लिख देते हैं। समीकरण 1 हमें पता है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, I बराबर NE/AV/D, मतलब विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध माना था। अब हमें क्या करना है, VD का मान उठाना है यहाँ से और यहाँ रख देना है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या करा, VD का मान उठा के यहाँ रख दिया। तो देखिए क्या बनेगा, I बराबर NE/A ऐसे ही है, VD ये है, तो इसको उठा दें, ई टॉ V अपॉन नीचे हो गया ml। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, E भी है, E की मल्टीप्लाई होकर E स्क्वायर हो जाएगा, N है, और बाकी जो ऐसा है उसे वैसे ही रख देंगे। I बराबर कितना हो जाएगा, NE स्क्वायर A टॉ V अपॉन ml। ठीक है, अब हमें देखो ओम के नियम तक पहुंचना है, और ओम के नियम में दो चीज़ें मेन है, एक V है और एक I है। तो हम क्यों ना इसको V और I के अनुपात में लिखें चीज़ों को। तो हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, V बटा I। ठीक है, ये I इधर चला गया तो ये ml इधर आ जाएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। ठीक है, तो V अपॉन I के मान हमें ये मिल गया। ठीक, अब ये चीज़, प्रत्येक चीज़ का अपना अलग अलग मतलब है, और मैंने आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में बताया भी है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। m क्या है, स्मॉल m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, जब हमने अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा था उस समय
ये m आया था तो m को हमने क्या माना था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। l देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपकी क्या है, कांस्टेंट राशि है, याद क्या रखना है, कांस्टेंट राशि है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ठीक है। l क्या है, उस चालक की लंबाई, जो हमने चालक माना वो चालक की लंबाई, और ये भी फिक्स है। फिक्स कब है, जब तक कि हम उस चालक का टेम्परेचर ना बढ़ाएं। ओम के नियम से पहली कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन सेम रहने पे। तो चालक की लंबाई कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। चालक की लंबाई भी फिक्स है, लेकिन कब फिक्स है, जबकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक की लंबाई में फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि चालक के फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं किया, ना तो उसकी ताप बढ़ाया, ना दाब बढ़ाया, ना घनत्व बढ़ाया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को मान के चल रहे हैं। तो एल भी फिलहाल क्या है, कांस्टेंट है। एन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई थी। और ये भी फिक्स है, कब तक फिक्स है, जब तक कि ये कांस्टेंट रहती है, कब, जब तक कि टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए। कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो और बॉन्ड टूट जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये हम जो सारी चीज़ पढ़ रहे हैं इस समय कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो m आपका कांस्टेंट हो गया, l कांस्टेंट हो गया, स्मॉल n कांस्टेंट हो गया। e तो आपको पता ही है, e क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता ही है, बिल्कुल फिक्स होता है, इसे ना तो हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है ही आपकी, ये भी कांस्टेंट राशि हो गई। ए देखिए, ए क्या है आपका, हमने माना था जो चालक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और वो भी फिक्स है जब तक कि हम उसका टेम्परेचर ना बढ़ाएं। तो ये भी कांस्टेंट है। और टो आपको पता है, पीछे अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते आ रहे होंगे तो टो आपको बताया था श्रांति काल। श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम है, दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय इलेक्ट्रॉन को मिलता है वही श्रांति काल कहलाता था। ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन ने एक बार यहाँ एक कर्नल मतलब आयन से टक्कर की, और उसके बाद कुछ देर बाद एक आयन से यहाँ पे टक्कर की। तो इन दोनों आयनों से टक्करों के पश्चात ये जो समय है, यही समय, ये जो टाइम मिलता है ये बीच का रिलैक्स करने का, यही रिलैक्सेशन टाइम टॉ कहलाता है, ठीक है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है, ये जो v/I के बराबर में जो मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, नियतांक हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक नियत टेम्परेचर पे ये सारी चीज़ें नियतांक है। तो v/I इजिकल टू ये जो चीज़ आई ये सारी नियतांक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v/I इजिकल टू ये r के बराबर हो गया, जो r आपका क्या हो गया, नियतांक हमने माना था, ठीक है। ये सारी चीज़ को, सारे नियतांकों को मिला के एक जर्नल नियतांक बोल दिया, जिसको कि तार का, चालक का क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। और यही आपका ओम का नियम है, v/I इजिकल टू r। और ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि v और I जो होता है उन दोनों का अनुपात एक निश्चित प्रतिरोध के बराबर होता है। सारी चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इस प्रकार हम ओम के नियम का डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें बहुत गहरी चीज़ मिली कि आर का मान मिल गया, प्रतिरोध आर का मान ये पूरा होता है। कितना होता है आप लिख सकते हैं, देखिए आर इजिकल टू ml/ne² A टॉ, ठीक है। यही है आर इजिकल टू ml/ne² A टॉ, ml/ne² A टॉ। ये आपका प्रतिरोध आर का भी हमें फॉर्मूला मिल गया। और सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपस में सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। इससे देखिए एक चीज़ और मिलेगी आपको, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर इजिकल टू m/ne² टॉ और l/a, ठीक है। आर इजिकल टू क्या हो गया, m/ne² टॉ l/a। तो ये देखिए ये जो चीज़ मिली, इस चीज़ को एक नया नाम दिया, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता,
ये पहले इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते थे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रो आ गया हमारा R इजिकल टू, जब ये पूरा चीज़ रो हो गई तो रो L/A इसको लिखा जा सकता है। एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी ध्यान रखना। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, ये चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो जो हमारा R है, R का मान आया mL/NE² τA। ठीक है, जबकि रो का मान आया m/NE² τ। ठीक है, ये दोनों चीज़ चालक के बारे में बताती हैं। ये चालक का प्रतिरोध है और ये चालक की प्रतिरोधकता है। दोनों में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इसका लगभग आधा ये वाला मान सेम है। ठीक है, रो बराबर ये है, बाकी इसमें चालक में L/A एक्स्ट्रा लगा है। L और A का मतलब क्या है कि ये चालक के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पे और चालक के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। चालक की लंबाई अगर हमने बढ़ा दी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई घटा दी नहीं, चालक की लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई घटा दी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, चालक मोटा पतला है, अगर चालक को मोटा बना दिया तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, R और A जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो चालक को मोटा बना दिया मतलब A का मान बढ़ा दिया तो R का मान घट जाएगा, A का मान कम कर दिया तो R का मान बढ़ जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता देखो ना तो L पे डिपेंड करती है ना A पे डिपेंड कर रही है, और जो भी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है वो सारी कांस्टेंट राशि हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिरोधकता है वो मैटर की या पदार्थ की स्पेशल क्वालिटी है। सपोज हमें कॉपर का कोई पदार्थ दे दिया तो उसकी प्रतिरोधकता फिक्स है, ऐसे ही सिल्वर का दे दिया तो उसकी प्रतिरोधकता फिक्स है। ठीक है, जबकि प्रतिरोध क्या है, ये कॉपर का अगर हमें 3 मीटर का तार दे दिया और 10 मीटर का तार दे दिया तो प्रतिरोध बदल जाएगा, जबकि प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। समझ गए, 3 मीटर के तार का भी प्रतिरोध उतना ही रहेगा, वो प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी जितने की 10 मीटर के तार की है। समझ गए, 3 मीटर का तार ले लो चाहे कॉपर का, या 10 मीटर का तार ले लो, प्रतिरोधकता दोनों की सेम रहेगी लेकिन प्रतिरोध दोनों के अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये मेन समझने की बात है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है दोनों में क्या अंतर। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ये प्रतिरोध के बारे में भी आज आपको बता दिया, प्रतिरोधकता के बारे में भी बता दिया, ओम के नियम का सत्यापन भी करके आपको बता दिया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज हमने आपको बताई वो सबसे इम्पोर्टेंट कि ओम के नियम से का जो हमने डेरिवेशन किया। ठीक है, अनुगमन वेग की सहायता से, तो ये हमने आपको बताया। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बेस करता हूँ, आप उसे भी ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।